हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल SRP स्टोरीज, जहां मैं आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। तो अगर आपको भी अपने साथ हुए किसी क्रीपी इंसिडेंट को मेरे चैनल पर शेयर करना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ईमेल आईडी दी है, वहां पर आप मुझे अपने स्टोरीज भेज सकते हैं बाय फॉलोइंग दिस फॉर्मेट फॉर ईमेल्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। ओके, द फन थिंग अबाउट दिस स्टोरी इज कि ये पहली स्टोरी है जो मुझे पेपर में लिख के दी गई थी। पेपर में लिख के उसकी फोटो भेजी गई थी मुझे। सबसे पहले तो आई एम सरप्राइज कि कोई इतना सीनियर सिटीजन भी मेरी वीडियोस देखता है, वो भी एक फौजी। सो आई एम रियली प्राउड। ही पोलाइटली आस्क्ड मी टू कीप देयर नेम अ सीक्रेट, सो आई एम गोना रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। जंग के समय हम कई जवान खो देते हैं, कभी गोलियों की वजह से तो कभी ट्रीटमेंट की वजह से। और ये कहानी भी इस ही बारे में है, दो दोस्तों की कहानी, हमारे देश की रक्षा की कहानी। पर इस कहानी में एक दोस्त दूसरे दोस्त के साथ मरने के बाद भी रह रहा है। मैं एक रिटायर्ड इंडियन सोल्जर हूँ और अभी मेरी 65 साल की उम्र है। मैं अपनी बीवी के साथ रहता हूँ और हमारे 3 बच्चे हैं जो सभी शादीशुदा हैं। हमारा घर लखनऊ में है और यहीं से मैंने अपनी आर्मी की पोस्टिंग भी शुरू करी थी। मैंने आर्मी में 30 साल की सेवा की है और अपने ज़िंदगी के कई वर्षों में कई जगहों पर सेवा दी है। मैं एक बहुत ही समझदार और तेज़ दिमाग वाला सोल्जर हूँ जिसके लिए देश और ड्यूटी सबसे पहले आता है। एक बार मैं और मेरा दोस्त मेजर साहब बोलते थे, हम उन्हें एक बॉर्डर पेट्रोल पर जाने के लिए तैयार हो गए। मेजर साहब मेरी पोस्टिंग के समय मेरे साथ ही थे और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। उनकी पोस्टिंग भी कुछ ही दिनों में ख़त्म होने वाली थी। उस समय बेटा, मैं तुम्हें अपने मिशन के बारे में बताता हूँ। हमारे मिशन के बारे में हमें काफ़ी डिटेल्स दी गई थी और हम लोग एक रात को पाकिस्तान की बॉर्डर पर जाना चाहते थे। वैसे तो बाकी लोगों के लिए एक नॉर्मल पेट्रोल ही था, पर हमारा मिशन ये था कि हमें पता लगाना था कि कहीं कोई आतंकवादी हमारे देश के अंदर घुस तो नहीं रहा है, या फिर हमें ऐसा कोई भी क्लू देखना था वहाँ जो इस बात को लीड कर सके। हम दोनों ही बॉर्डर पे जाने के लिए तैयार हो गए और आगे बढ़ते हुए हम बहुत सावधानी से चल रहे थे। हमने अपने साथ साइलेंसर लगा रखे थे जिससे अगर कोई मुश्किल आए तो कम से कम आवाज़ की शिकायत तो ना हो। लेकिन जैसे ही हम एक चौकी के पास से गुजर रहे थे तभी मेजर साहब को पाकिस्तानी बॉर्डर की तरफ से एक पोस्ट लाइट ने देख लिया था। मेजर साहब और मैं ये लाइट देखते ही आगे की तरफ भागने लगे और एक मिट्टी के ढेले के पास जाकर हम दोनों रुक गए। पर वो पोस्ट लाइट इतनी बड़ी थी कि मिट्टी के ढेले के पीछे भी हम दिख रहे थे। तो मुझसे बिना कुछ बोले मेजर साहब ने तुरंत एक एक्शन लिया। उन्होंने अपनी पिस्टल निकाली और पोस्ट के पैंच को शॉट करा। उन्होंने सिर्फ 2 गोली ही शॉट करी थी और सन्नाटे में वो बहुत धीमी आवाज़ में सुनाई दी गई। लेकिन फिर अचानक मुझे एक बहुत ही तेज़, बहुत ही लाउड आवाज़ आई एक गन शॉट की। जब मैंने अपने बगल में देखा तो वो शॉट मेजर साहब के रिब के थोड़ा नीचे लगा था। तुम्हारे साथ भी ये कभी हुआ होगा, जब तुम गिरते हो तो बहुत स्लो मोशन में गिरते हो। लेकिन सच में उस दिन मैंने मेजर साहब को स्लो मोशन में गिरते हुए देखा था। वो गिर ही रहे थे तभी अचानक एक और गोली की आवाज़ मुझे आई और मैं डर के मारे रिएक्टिवली अपने आप ही खड़ा हो गया और मैंने अपना एंकल पीछे की साइड घुमाया। मैंने मेजर साहब की तरफ देखा। वो मेरी तरफ घसीट के आते हुए अपनी जान बचाने के लिए मेरी मदद मांग रहे थे। वो कुछ बोल नहीं रहे थे, लेकिन उन्होंने अपना हाथ अपने रिब से हटाकर मेरी तरफ करा। लेकिन मुझे इतना डर लग गया था कि मैं वहाँ से भाग गया अपनी जान बचाने के लिए। उस रात से मुझे मेजर साहब की बड़ी याद आती है। मुझे बहुत पछतावा होता है क्यों मैंने अपने भाई की, क्यों मैंने अपने सैनिक की और क्यों मैंने अपने दोस्त की जान नहीं बचाई। क्यों मैं इतना कायर था उस समय। मेजर साहब मुझसे एज में बहुत बड़े थे, लेकिन वो मेरे साथ दोस्त जैसे ही रहते थे। तो भला क्यों मैंने उनकी मदद नहीं करी। जब मैं वापस अपने कैंप में पहुंचा तो मैंने जल्द से जल्द सारे सोल्जर्स को ये खबर सुनाई और वो सब ही बिना कुछ सोचे हुए मेजर साहब की मदद करने चले गए। उस मोमेंट में मुझे लगा कि मैंने ऐसा क्यों नहीं करा। मेरे दिमाग में उन्हें बचाने के लिए प्लान क्यों नहीं आया। मेरे दिमाग में सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए प्लान क्यों आया। आगे का पार्ट मेरे लिए लिखना बहुत दर्दनाक है, लेकिन वहाँ से मेजर साहब की पूरी बॉडी नहीं मिली थी, बस कुछ टुकड़े। 4 महीने बीत गए थे इस बात को और फाइनली मेरी छुट्टी हो गई थी। पर मेरे ऑफिसर्स ने मुझे बोला कि तुम 1 महीना और लीव ले लो। ये पहली बार था जब मेरे साथ का कोई मरा था मेरे सामने, तो उन्हें लगा होगा शायद मुझे और समय चाहिए। मैं घर गया, अपनी बीवी से मिला और मैंने कोशिश करी इस बात को भुलाने की, पर नहीं, मुझसे ये नहीं हो पा रहा था। मेरी उम्र अभी 70 साल की है और मैं आज भी भगवान में उतना ही मानता हूँ जितना मैं 23 साल की उम्र में मानता था।
तो जब पहले मैं घर गया तो मैं बहुत भगवान की पूजा करने लगा, पर इस बार शायद से ये मैं रिपेंट करने के लिए कर रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपने दोस्त के साथ क्या करा है। लेकिन एक बहुत अजीब सा सिलसिला मेरे साथ छुट्टी में घर पे शुरू हुआ। मैं हमेशा 2 टाइम की पूजा करता था, और जब मैं आर्मी में भी था तो मैं बैठकर तो पूजा नहीं कर सकता था, लेकिन 2 टाइम मैं हमेशा भगवान को ज़रूर याद करता था। पर घर में जब भी मैं रात को पूजा करके वापस आता था, मुझे अपना कंधा थोड़ा भारी लगता। पहले मैंने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर ये चीज़ 2 हफ्ते तक हुई मेरे साथ। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा, पर उसे भी कुछ नहीं पता था इस बारे में, तो मैंने उसे जाने दिया। एक दिन जब मैं रात को नहाकर बाहर निकला तो दोबारा से मुझे अपना शोल्डर भारी फील हुआ, पर शायद मुझे 2 हफ्ते बाद इस चीज़ की आदत लग गई थी, तो मैंने कुछ रिएक्ट नहीं करा उस चीज़ पर तभी अचानक सच में मुझे अपने कंधे पर 2 टैप फील हुए, जैसे कोई मुझे पीछे से बुला रहा हो। मेरी हिम्मत नहीं हुई पीछे घूम के देखने की, और मैं जल्दी जल्दी एक हाथ में अपना तौलिया लिए हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ा, और तेजी से चलते हुए मैंने अपना दरवाजा भी दूसरे हाथ से बंद कर दिया बिना पीछे देखे। उसके कुछ दिन बाद मेरे माता पिता मेरे घर आए थे मुझसे मिलने के लिए, और मेरी बीवी ने सबके लिए खाना बना रखा था। रात में खाना खाने के बाद मैंने अपने पिताजी को ये सारी चीज़ें बताई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, तुम पर तो साया है। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हाल ही में मैं किसी भूत बंगले या फिर कब्रिस्तान के आसपास से गया हूँ। तो मैंने कहा नहीं। मुझे पता था वो मुझसे क्या पूछना चाह रहे थे, पर मुझे ये बोलने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी, पर मैं उनका इशारा समझ गया। उसके अगले दिन ही मैं एक पुजारी के पास गया, और मुझे नहीं पता कि आजकल के बच्चे ये चीज़ मानते हैं कि नहीं मानते हैं, पर उस पुजारी ने मेरे माथे पे चावल रख के उन चावल को गिना, और उसने मेरी हर एक चीज़ मुझे एकदम सच सच बताई। उसने मुझे मेरे दोस्त के बारे में बताया, और उसने ये भी कहा कि कैसे मैंने उसे छोड़ दिया था। मैं उनकी बात मान गया। तो मैंने उनसे पूछा कि मेजर साहब मुझसे क्या चाहते हैं, क्यों वो मेरे पीछे पड़े हैं, क्यों वो मुझे डरा रहे हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मेजर साहब तुम्हें डरा नहीं रहे हैं, वो सिर्फ तुम्हारा साथ देना चाहते हैं, और वो बस ये चाहते हैं कि तुम उनके परिवार को ये बताओ कि उनके लिए एक पूजा रखें। मैंने वही करा। मैंने अपनी नंबर की किताब निकाली और मेजर साहब के घर में कॉल करा और उन्हें सब कुछ सच सच बताया। मेजर साहब के मरने के बाद ये पहली बार था जब मैंने बाहर ये बोला कि सच में उनकी मृत्यु कैसे हुई। मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, पर फिर भी मेरी आंखें भर आई, और उसके कुछ हफ्ते बाद ही मैंने भी मेजर साहब के लिए अपने घर में एक पूजा रखवाई। उसके बाद से लेके आज तक मेरे साथ ऐसा कोई भी हादसा नहीं हुआ है, पर मैं आशा करता हूँ कि मेजर साहब की आत्मा को शांति मिले। नॉर्मली मैं इतना हॉरिफिक इंसिडेंट नहीं सुनाता हूँ किसी भी आदमी का अपने चैनल पर, बट आई हैव द परमिशन ऑफ दिस गाय, एंड आई थिंक ये लड़का भी बस हेल्प करना चाहता है दूसरे लोगों की। जब भी हम बात करते हैं हरासमेंट की, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले ये आता है कि एक लड़की को कुछ लड़के हरास कर रहे हैं, कुछ लड़के उन्हें छेड़ रहे हैं, कुछ लड़के लड़कियों को कैट कॉल कर रहे हैं, पर कोई भी इस कॉइन के दूसरे साइड के बारे में नहीं सोचता है। व्हाट इफ एक लड़के को छेड़ा जा रहा हो, पर कोई भी उसका विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वो एक लड़का है। ये बात 2019 की है। मैं 11th कॉलेज स्टैंडर्ड में था और मेरा कॉलेज कोएड था। पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैं क्लास का वो लड़का था जो बहुत इंट्रोवर्टेड था, ज़्यादा किसी से बात नहीं करता था। मेरी हाइट भी छोटी थी और ऑलमोस्ट सभी मेरे क्लासमेट्स मुझे बुली करते थे। मैं 11th स्टैंडर्ड में होने के बाद भी 7th या 8th स्टैंडर्ड का लगता था। शायद अब आपको समझ आएगा कि मैंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। माई स्टोरी बिगिंस नाउ। मैं कॉलेज स्कूटी से जाता था अपनी दीदी के साथ। वो 12th में थी, गर्ल्स कॉलेज में। उसका कॉलेज भी मेरे कॉलेज से बहुत पास था। आई मीन हार्डली 3-4 मिनट वॉक पर होगा, और हमारा कॉलेज टाइमिंग भी सेम था। बस उसका कॉलेज 30 मिनट लेट छूटता था, और हमेशा अपनी दीदी के लिए मैं वेट कर लेता था। तो कुछ दिनों बाद उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हुए मिड सेमेस्टर के, तो हम लोग साथ में तो आते थे, पर वो जल्दी चली जाती थी और मुझे बस से जाना पड़ता था। मैं बस में अकेला पहली बार ट्रैवल कर रहा था। मुझे तब सेक्स रिलेटेड चीज़ें ज़्यादा नहीं पता थी। मैं कॉलेज का नर्ड टाइप का लड़का था, तो इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। 2 दिन मैंने अच्छे से ट्रैवल किया बस में। 30 मिनट दूर था हमारा घर बस से, तो मैं एक दिन बस में चढ़ा। उस दिन ज़्यादा भीड़ नहीं थी बस में। आई मीन सब लोग बैठे हुए थे, सारी सीट्स ऑक्यूपाइड थी और कोई खड़ा भी नहीं था। और जब मैं बस के अंदर चढ़ा तो मैं अकेला बंदा वहाँ खड़ा था। सेकेंड लास्ट सीट पे, बाहर वाली सीट पर एक अंकल बैठे थे। उन्होंने बोला, बेटा मेरी गोदी में बैठ जाओ।
वहाँ सब लोगों को लग रहा था कि मैं 7th-8th स्टैंडर्ड का बच्चा हूँ। तो 2-3 अंकल एंड एक आंटी ने इंसिस्ट किया कि बेटा बैठ जाओ, वरना खड़े खड़े पैर दर्द हो जाएंगे। इसलिए मैं बैठ गया। पहले कुछ मिनट सब कुछ नॉर्मल था। मैं इंट्रोवर्टेड हूँ तो थोड़ा अजीब सा तो लग रहा था बैठने में, बट इट वाज़न्ट दैट वियर्ड। बट आफ्टर सम टाइम अंकल ने उनका हाथ मेरे थाइस पर रखा। मुझे कुछ वियर्ड सा नहीं लगा। जैसे कि मैंने कहा, मुझे सेक्स एंड ऑल के बारे में कुछ ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं पता था। आई वॉज काइंड ऑफ इनोसेंट किड। तो वो अंकल थाइस पे हाथ घुमा रहे थे एंड आफ्टर सम टाइम्स ही टच्ड माई प्राइवेट एरिया। मैंने अपनी थाइस जोर से बंद कर ली है और उसके तुरंत बाद एक स्टॉप आया। तब बहुत ज़्यादा लोग बस में चढ़े और फिर उनके साथ मैं भी खड़ा हो गया। उस स्टॉप पर लेडीज भी बहुत सारी थी। तो उस अंकल ने अपनी सीट एक आंटी को दे दी और वो अंकल मेरे पीछे ही खड़े हो गए। उनकी हाइट मुझसे ज़्यादा थी, उनका कद मुझसे ज़्यादा था और उनकी उम्र ऑब्वियसली मुझसे ज़्यादा थी। बहुत भीड़ हो गई थी बस में और मैं भी बाकी लोगों की तरह बस में खड़ा था। तो जब भी बस थोड़ा स्पीड में चलती तो उधर धक्का मुक्की होती और मैं इतना छोटा सा बच्चा बीच में खड़ा का खड़ा ही रह गया। सच में मैं इतना छोटा था कि मैं किसी को दिख भी नहीं रहा था। इसी धक्का मुक्के के बीच में थोड़ी देर बाद उन अंकल ने अपना हाथ मेरे शोल्डर पे रखा और धीरे धीरे उन्होंने अपना हाथ नीचे सरकाया। वो मेरी लेफ्ट चेस्ट को फील करने लगे और पहले तो धीरे धीरे पर बाद में उसे जोर जोर से दबाने लगे। आई वॉज अबाउट टू क्राई, पर थोड़ी देर बाद मैं रो दिया। किसी को नहीं दिख रहा था मेरी छोटी हाइट की वजह से, बट इट वॉज वेरी पेनफुल। कुछ देर बाद वो अंकल पीछे से ही उतर गए और मैं इतना डरा हुआ था कि मैंने उनको पीछे मुड़कर देखा तक नहीं। एंड उसके तुरंत बाद ही मेरा स्टॉप आ गया। मैं उतरा, भाग के घर गया और घर जाकर बहुत रोया। मैंने किसी को ये बताया नहीं आज तक, पर तब से मुझे पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम शुरू हुई है। अभी मैं इंजीनियरिंग के 2nd ईयर में हूँ एंड अब मेरा बॉडी फिजिक्स 2nd ईयर के हिसाब से बहुत अच्छा है कंपेयर टू दैट ऑफ माई 11th स्टैंडर्ड बॉडी। नाउ आई एम स्ट्रॉन्गर फ्रॉम आउटसाइड बट इनसाइड आई एम वेरी वीक। हाइट भी बढ़ गई है बट आई एम टू वीक एंड सेंसिटिव फ्रॉम इनसाइड नाउ। कोई कुछ बोल दे या फिर कुछ हो जाए विच इज़ अनएक्सपेक्टेड तो मुझे पैनिक अटैक्स भी आ जाते हैं। पर सच बोलूँ तो अभी पहले से बेहतर है। मैं सबके सामने तो नहीं रोता हूँ अभी हॉस्टल में, बट दैट इंसिडेंट इट चेंज्ड माई लाइफ। इट वॉज हॉरिफिक। ओके, दिस स्टोरी सीम्ड वेरी पर्सनल टू मी। और पहले जब मैंने स्टोरी को पढ़ा था तो मुझे ऐसा लगा कि इसमें किसी आत्मा के बारे में बात करी जा रही है या फिर किसी घोस्ट के बारे में बात हो रही थी स्टोरी में। पर जब भी हम जैसे लोग जो कि पैरानॉर्मल चीज़ें पसंद करते हैं, जब भी हम जैसे लोग इन चीज़ों को सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले यही चीज़ आती है कि ओ घोस्ट या फिर आत्मा। हम लोग कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं जो कि है हमारा दिमाग। I am sharing this story of my late cousin brother, Rahul. मेरी मामी का छोटा बेटा था वो, who died at such a young age, only 22. When he was a teenager, he used to eat a lot of momos. And because of that, उनके दिमाग में कीड़ा चले गया, which caused him a lot of problems. करीब 10 साल बाद उनके सर में दर्द होना शुरू हो गया था। दिक्कत काफ़ी ज़्यादा होने लगी, सो उनको वापस मेडिकेशन पर डालना पड़ा और अनफॉर्चुनेटली हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। आफ्टर फ्यू वीक्स ही केम बैक होम और घर पर ही उनका इलाज होने लगा। पर घर पर आने के बाद वो काफ़ी अजीब चीज़ें करने लगे। ही यूज्ड टू प्ले विद डॉल्स एंड बैंगल्स। अजीब आवाज़ें निकालते थे वो। मामा थॉट मे भी दिमाग में कीड़े की वजह से ये असर पड़ रहा है उस पर मामी ने मामा को बोला कि हमारे राहुल का झाड़ फूक करना चाहिए। पहले भी कीड़ा हुआ था, तब उसने ऐसा कभी नहीं किया था। जब मामा मामी मेरे भैया को झाड़ फूक के लिए ले जा रहे थे, then he started acting weird and he refused to go with them. मामी डिसाइडेड कि घर में ही एक पूजा करवाते हैं। भैया हमेशा 2nd फ्लोर पर ही रहते थे और क्योंकि वो बीमार थे इसलिए कोई ना कोई उनके साथ ही ऊपर रहता था। वन डे मामा मामी was planning कि वो कब पूजा रखेंगे और कैसे सारी तैयारियां करेंगे। मेरे मामा मामी ग्राउंड फ्लोर पर थे और डिस्कस कर रहे थे सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी ज़्यादा धीमी आवाज़ में, और भैया 2nd फ्लोर पर थे। पर पता नहीं कैसे उन्हें घर में पूजा होने वाली है ये पता चल गया। वो गुस्सा हो गए एंड ही स्टार्टेड बैबलिंग एंड मम्बलिंग इन वियर्ड वॉइसेस। उनके बड़े भैया उनके ही साथ थे कमरे में, सो देयर वाज नो चांस कि उन्होंने चुपके से मामा मामी की बातें सुन ली हो। मेरे मामा ऊपर आए और उन्होंने राहुल भैया को कहा कि छोटी सी पूजा होगी बेटा। और फिर राहुल भैया उन्होंने जवाब दिया बहुत ही ज़्यादा स्कैरी वॉइस में, तुम लोग पूजा रख रहे हो, रखो।
तुम लोग को मैं पूजा के बाद बताऊंगी, सबको मैं पूजा के बाद देख लूंगी। रात को पूजा खत्म हो चुकी थी और सब सोने चले गए थे। मामा जी राहुल भैया के साथ ही सो रहे थे उन्हीं के कमरे में, जब अचानक रात के बीच में मेरे मामा जी की नींद खुली और उन्होंने नोटिस करा कि राहुल भैया बिस्तर पर नहीं है। वो उन्हें ढूंढने लगे और फिर उन्हें छत का दरवाज़ा खुला दिखा। रात के 2 बजे छत का दरवाज़ा भला कौन खोलेगा। वो ऊपर गए और अगली चीज़ उन्होंने ये देखी कि राहुल भैया हैंड रेल पर खड़े थे एंड ही जंप्ड ऑफ। पर फॉर्चुनेटली मामा जी ने भागकर उनको उनके पैरों से पकड़ लिया और उन्हें ऊपर खींच लिया। ठीक अगले दिन उन्हें वापस हॉस्पिटल एडमिट किया गया। आफ्टर फ्यू डेज ही वाज डूइंग फाइन। मामा जी उनके साथ में ही थे हॉस्पिटल में, क्योंकि उन्हें डर था कि वो कहीं ऐसा दोबारा ना कर दें। और भैया के पास कोई मोबाइल फ़ोन भी नहीं था उस टाइम। सुबह का वक्त था और राहुल भैया सेड, पापा आप लोग मेरी वजह से परेशान मत हो, जाके दुकान खोल लो, बहुत नुकसान हो रहा है। तो मेरे मामा जी ने कहा, डोंट वरी, तेरे बड़े भैया ने दुकान खोल ली है। राहुल भैया सेड, नहीं, उसने नहीं खोली है दुकान, वो फर्स्ट फ्लोर पे अंदर वाले कमरे में एसी चलाकर सो रहा है। वो आवाज़ से उन्हें डर लगा। तो मामा जी ने जल्द ही घर में कॉल लगाया और पूछा कि मनीष ने दुकान खोली या नहीं। और मामी जी ने कहा, नहीं, वो तो अंदर वाले कमरे में सो रहा है। वी ऑल वर शॉक्ड कि राहुल भैया को ये डिटेल कैसे पता चली। डॉक्टर्स ऑल्सो टोल्ड अस दैट राहुल भैया को हेलुसिनेशन होते हैं। उन्हें दिखते हैं कि एक छोटा सा आदमी उनके कंधे पर बैठकर उनके कान में कुछ बोलता रहता है, उनसे बातें कर रहा है और उन्हें कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है। आफ्टर फ्यू वीक्स एवरीथिंग वाज फाइन। डॉक्टर्स ऑल्सो सेड राहुल इज़ फाइन नाउ एंड ही इज़ डूइंग गुड लेटली। मामा जी ब्रेकफास्ट लेके आए थे उनके लिए घर से, वो भी हॉस्पिटल में इतने दूर। भैया ने ब्रेकफास्ट खाया। राहुल भैया ने मामा जी को बोला, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। कुछ मिनट बीत गए तो मामा जी खुद ही भैया को देखने चले गए। जब वो वहाँ गए तो उन्होंने देखा कि भैया वॉशरूम से बाहर निकले डरे हुए, काफ़ी पसीना आया उन्हें। वो बहुत हड़बड़ाए और उनको अचानक से हार्ट अटैक आ गया। ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। हम भी नहीं जानते उन्होंने वॉशरूम में ऐसा क्या देखा। डॉक्टर ने बोला कि एक 22 साल का लड़का जो ना ही शराब पीता है, ना ही बीड़ी सिगरेट पीता है, और जिसकी तबीयत अब मेडिकेशन के बाद ठीक हो रही थी, उससे हार्ट अटैक कैसे आ सकता है, ये मेडिकली डाइजेस्ट करना बहुत ही मुश्किल है। और उसी के बाद वी ऑल केम टू द कंक्लूजन कि शायद उन्होंने कुछ काफ़ी डरावना हालूसिनेट कर लिया होगा, जिसकी वजह से उनको हार्ट अटैक आया। Well, thank you so much for listening to these stories with me and thank you so much for submitting your stories. मेरे पे करीब 2000 स्टोरी सबमिशन है एंड इन सारी स्टोरीज में से सिर्फ मैं वो चूज कर रहा हूँ जो थोड़ी टेंजेबल है, जिनमें थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, जो थोड़ा सही वे में लिखी गई है। तो डोंट थिंक लाइक दिस कि मैं जबरदस्ती तुम्हारी स्टोरी चूज नहीं कर रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट कि मेरे पे इतने सारे सबमिशन है, सो आई हैव टू चूज द बेस्ट वन एंड आई हैव टू चूज द रियल वन। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। बट इफ यू वांट टू सबमिट योर स्टोरीज, देयर इज एन ईमेल आईडी इन माय डिस्क्रिप्शन। एंड गाइस अगेन प्लीज फॉलो दिस फॉर्मेट। सब्जेक्ट में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे देना अपनी स्टोरी का, ताकि मुझे इजी हो जाए समझने में कि क्या है। वेल विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।